सभी छोटे बड़े श्रोताओं को सुनीता भटनागर का प्यार भरा नमस्कार। ऑडियो स्टोरीज़ के हमारे चैनल कहानी जगत में आप सभी का स्वागत है। हिंदी कहानियों की श्रृंखला में आइए आज सुनते हैं ममता कालिया जी द्वारा रचित कहानी कामयाब। हमारा घर उनके घर से सटा हुआ था। दोनों घरों के बीच दीवार थी जिसमें कोई खिड़की नहीं थी। काफ़ी दिन सियासत में पापड़ बेल कर अब वे विधान परिषद के सदस्य बन गए थे। उनका एक पैर लखनऊ और एक इलाहाबाद रहता। दोस्ताना तबीयत पाई थी। अगर एक दिन को भी घर आते तो हमसे ज़रूर मिलते। कई बार ऐसा भी हुआ कि दोपहर में हमारे ही घर पर एक लंबी झपकी मारकर आराम भी कर लिया। दरअसल उनके ऊपर लखनऊ की बेगम कुछ इस कदर मेहरबान थी कि हाफिज भाई की अपनी बेगम हर दम तिनतिनाई रहती। बेगम लखनपुर ने पैसा खर्च कर उन्हें लखनपुर से विधायक बनवा दिया था। हाफिज भाई लखनपुर खास से एक छोटा सा रिसाला आवाज़ निकालते थे जिसकी बिना पर उन्हें पत्रकार मान लिया गया। बेगम लखनपुर जानती थी कि दो चार नेता जेब में रखकर ही वे नाम कमा सकती हैं। उनके शौहर नवाब लखनपुर लंबे अरसे से बाईं तरफ के फालिज की चपेट में थे। वे अपने कमरे में पड़े रहते या सुबह के वक्त पहिया कुर्सी में अपने बगीचे की सैर करते दिखाई देते। उनके शरीर का दायां हिस्सा ठीक था, पर वे दिन भर में अपने दाएं पांव और हाथ पर जोर डालकर उस हिस्से को भी थका डालते थे। मालिश वाला दिन में 2 बार आकर उनकी मालिश कर जाता, लेकिन उनके अंग अंग में हर वक्त दर्द रहता। बेगम लखनपुर शौकीन महिला थी। उन्हें किस्से, कहानियाँ, लतीफ़े और पुराने गाने सुनने का शौक था। हाफिज भाई ने उनकी यह नब्ज़ पकड़ रखी थी। आलम यह था कि अगर बेगम लखनपुर को रात में नींद न आती तो वे फ़ौरन हुक्म करती, हाफिज साहब को बुलाया जाए। नवाब बिस्तर पर लेटे लेटे कान खड़े कर लेते। उन्हें नींद बहुत कम आती और जब आती तो नींद से ज़्यादा खर्राटे आते। जैसे ही खर्राटे टूटते उनकी नींद भी खुल जाती। उन्हें घर में मेहमानों या बाहरी आदमियों का आना पसंद नहीं था, पर हाफिज भाई के आने पर वे नहीं भड़कते थे। हाफिज थे भी बड़े व्यवहार कुशल। सबसे पहले वे नवाब साहब के पास बैठकर उनकी खैरियत पूछते, फिर मोहब्बत से कहते, नवाब साहब क्या लीजिएगा, पान डली या सिगरेट? हाफिज के पास चांदी की डिब्बी में मगही पान के बीड़े जोड़े में लगे होते और जेब में 120 नंबर का जर्दा। जोड़ा पान मुंह में रखते ही नवाब साहब की तबीयत मस्त हो आती। इसके बाद दीवान खाने में हाफिज बेगम लखनपुर के लिए किस्सों की पिटारी खोल कर बैठ जाते। बेगम लखनपुर हंसते हंसते लोटपोट हो जाती। कई बार के सुने हुए किस्से भी वे उसी शिद्दत से सुनती। आखिरकार हाफिज की आंखें झपकने लगती। वे उठ जाते, चलते हैं बेगम साहिबा, शब बखैर। हमने भी हाफिज भाई से बेशुमार लतीफ़े सुन रखे थे। सुनाते वक्त वे खुद भी अपनी बात का खूब लुत्फ उठाते थे। उनकी बुलंद आवाज़ में मामूली बातें भी गैर मामूली लगती थीं। शाम के वक्त कभी कभी वे हमारे घर में विस्की के 2-1 पैक भी ले लेते। ऐसे दिन में वे अपने किस्सों में खुद को शहसवार बना लेते। वे भूल जाते कि एक बार पहले भी यह किस्सा दूसरी तरह से सुना चुके हैं। इंदिरा गांधी को लोकनाथ की जलेबी पसंद थी। ये किस्सा वे एक बार फिर शुरू कर देते, जिसका अंत इस तरह होता, और आप यकीन करेंगे, मैंने सुबह 8 बजे अपने लोकनाथ भैरव जलेबी वाले को 7 रेस्कोर्स रोड पहुंचा दिया, कढ़ाई पौनी कनस्तर समेत। मैडम बहुत चक्की रह गई। उन्होंने कहा, हाफिज भाई आपका भी जवाब नहीं। ऐसे ही किसी लम्हे में उनके घर से बुलावा आ जाता। उनका मूड उखड़ जाता। वे झुंझला कर अपने होठों से हटाकर सिगरेट कुचल देते। वे कहते, पता नहीं क्यों बेगम के सामने जाकर मेरी सारी शराब पानी बन जाती है। हाफिज की बेगम उनका विलोम थी। कहने को तहमीना हमारी पड़ोसन थी। उनसे हमारा मिलना जुलना नहीं के बराबर था। उनका ज़्यादा वक्त अपनी बेटियों की या अपने रक्तचाप की देखभाल में कटता था। बगल की धोबी गली में उनकी बहन सईदा रहती थी। खाली वक्त वे वहाँ काटती। हम इस मोहल्ले में नए आए थे। अल्पसंख्यकों से भरी इस बस्ती में हमारा ज़्यादा जोर इस बात पर था कि हम सबको बता दें कि हम छाप तिलक वाले हिंदू नहीं हैं और हमारा सबसे पसंदीदा शायर गालिब है, तो सबसे अजीज गायक मोहम्मद रफ़ी और तलत महमूद। दिलीप और मीना कुमारी हमारे दिल पर राज करते रहे हैं और इन दिनों हम कुरान पाक का हिंदी तर्जुमा पढ़ रहे हैं। हाफिज हमसे कहते,
अम्मा तुम कट्टर नहीं हो, यह साबित करने में अपनी जान क्यों हल्कान करते हो? यह क्यों नहीं साबित करते कि तुम भी हम जैसे इंसान हो? हम उनकी बातों के कायल हो जाते। इधर जब से मुल्क में आतंकवाद बढ़ा, हर विधायक को एक एक अंगरक्षक मिल गया था। उसका काम था परछाई की तरह विधायक के पीछे पीछे रहना। हाफिज को भी शैडो मिला। जब वे इलाहाबाद आते, शैडो उनके साथ आता। सुबह के वक्त हाफिज अपनी भारी भरकम आवाज में पुकारते, शैडो भाई अंदर आकर देखो, चाय बन गई हो तो हमें भी ला दो और खुद भी पी लो। सभी विधायक अपने शैडो से खाना भी बनवाते। हाफिज कहते, अरे ये पंडित हमें दाल भात के सिवा क्या पका कर खिलाएगा? खाना तो हम अपनी बेगम के हाथ का ही खाएंगे। उनकी प्यारी बेगम तहमीना के माथे की त्योरियां इस बात से जरा भी सीधी ना होती। वह बावर्ची खाने में पसीना पहुंचती हुई बड़बड़ाती, मुफ्त की नानबाई मिली हुई है ना इन्हें, खुद दुनिया जहान में घूमे, हमें बेटियों की आया बनाकर डाल दिया है। उनके घर में पैसों की खींचतान नहीं थी। अक्सर तहमीना रानी मंडी की सुनारों की दुकानों पर दिख जाती थी। अगर कभी हमारी नज़र पड़ जाती, वे फौरन कहती, 2 बेटियां ब्यानी हैं, इनके लिए तो 2 टोकरी जेवर भी कम पड़ेंगे। हाफिज 2-1 दिन से ज़्यादा घर में ना टिकते। जाते हुए हमसे कहते, घर के बिस्तर पर नींद नहीं आती, रेल की ऐसी आदत पड़ गई है कि गाड़ी में सवार होते ही सो जाता हूँ। हाफिज की दोनों बेटियां सना और सुबूही बेहद शोख और खूबसूरत थीं। सना इतनी गोरी थी कि उसके माथे की नीली नस हमेशा झलक मारती रहती। सुबूही भी आकर्षक थी, लेकिन कुछ कम गोरी। सना चुप्पा थी तो सुबूही बातूनी। वह कहती, पापा मम्मी सना आपा की चाहे जितनी तारीफ करते रहें, दुनिया की दौड़ में अव्वल तो मैं ही आऊँगी। उसकी इस तेजी का थोड़ा अंदाज हमें भी था, क्योंकि वह अपने दोस्तों से बातचीत अपने घर के फ़ोन से ना करके हमारे घर के फ़ोन से करती थी। उसने मुझसे कहा, आंटी अगर पूनम का फ़ोन आए तो मुझे ज़रूर बुला दीजिएगा, बस छत पर से आवाज़ दे दीजिए, मैं फ़ौरन आ जाऊंगी। कुछ दिनों की बातचीत सुनने के बाद मुझे यह एहसास हुआ कि जिसे वह पूनम का फ़ोन कॉल बताती थी, दरअसल वह पूनम के भाई का फ़ोन कॉल था। पूनम फ़ोन मिलाकर अपनी आवाज़ मुझे सुनाकर फ़ोन अपने भाई क्षितिज को दे देती। मेरा ख्याल था हमें यह राज सुबूही के माँ बाप को बता देना चाहिए। कुल 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली बच्ची अपना भला बुरा कैसे पहचान सकती है? लेकिन राजेश ने मुझे बरज दिया। दूसरों की जिंदगी में झांकना गलत काम है। 16 साल की लड़की अपना भला बुरा समझ सकती है, फिर हम पर भरोसा करती है जो टूट जाएगा। राजेश का तर्क था। मन ही मन कसमसा कर रह गई थी मैं। अपनी तरफ से बस इतना किया कि कई बार जब पूनम का फ़ोन आया तो झूठ ही कह दिया, मैं अभी नहा रही हूँ या बाजार जा रही हूँ। घर से दूर और अलग रहते रहते हाफिज आज़ाद परिंदे हो गए थे। वे बाहर बहुत खुश रहते। उन्हें दारुल शफा में एक फ्लैट मिला हुआ था। लखनपुर में आवाज़ दफ्तर के पीछे ही 2 कमरों में उनकी रिहाइश का इंतज़ाम था। वे लगातार दौरा करते, बीच बीच में इलाहाबाद आते, लेकिन घर में मेहमान बने रहते। उनसे मिलने वालों की तादाद काफ़ी थी। सभी का सरकार में कोई ना कोई काम फंसा रहता। हाफिज सबके साथ मोहब्बत से बोलते, काम हो ना हो फरियादी उनके पास से खुश होकर ही लौटता। उनकी लोकप्रियता तहमीना के गले ना उतरती। वह बेटियों को सुनाकर कहती, तुम्हारे पापा सारी दुनिया से प्यार से बोलते हैं, बस बीवी के ऊपर तोपताने रहते हैं। सना सुबह ही चुप मार जाती। उन्हें अपने पिता से कोई शिकायत न थी। पिता के सिर पर उनके सारे ऐशो आराम थे। दोनों लड़कियां अपने हेयर कट के लिए लखनऊ के शीलाज पार्लर में जाती थीं। हाफिज तरक्की करते करते विधायक से सांसद बन गए और दिल्ली पहुंच गए। उन्हें फिरोज शाह रोड पर एक शानदार बंगला मिल गया। हमारे पड़ोस का उनका छोटा सा घर मंजिल दर मंजिल ऊंचा होता चला गया। उनकी बीवी अधेड़ होती गई, उनकी बेटियां जवान होती गईं। हाफिज भाई की कामयाबी का चर्चा जिस वक्त चलता, लोग पहले उनकी तारीफों के पुल बांधते, फिर आवाज़ दबा कर कहते, उनकी पीठ पर लखनऊ की बेगम सलमा का हाथ रहा है। उन्हीं की बदौलत उनका यह टूटा फूटा खपरेल मकान ना आज 3 मंजिली इमारत बन गया है। लखनपुर खास की हवेली सलमा बेगम ने पूरी तुड़वाकर नए सिरे से बनवाई। हाफिज भाई ने रातों रात ट्रकों में भरवा कर सारा संगमरमर फर्नीचर, यहाँ तक कि बाथरूम के हौज और टंकियाँ भी रानी मंडी पहुँचवा दी। अंदर किसी को जाने की इजाज़त नहीं है, पर सुना है उनका मकान एकदम महल बन गया है। जितना यह सच था उतना यह भी सच था कि इस महल में
रानी और 2 राजकुमारियां कैद में पड़ी बुलबुलें थीं। तहमीना का अपनी बड़ी बहन सईदा के घर उठना बैठना था। सईदा के शौहर की 3 साल पहले तपेदिक से मौत हो चुकी थी। उसके दोनों बेटे मिलकर धोबी गली में ही पतंगे बेचने का काम करते थे। इस काम में कमाई खास नहीं थी, पर उनका दिल लगा रहता। सईदा को वहम था कि ज़्यादा मेहनत करने वाले कामों में फंसकर कहीं नदीम और फ़हीम भी अपने बाप की तरह तपेदिक के मरीज न हो जाएं। नदीम और फ़हीम अपने हाल पर खुश थे। मोहल्ले के लड़के उन्हें छोटे मियाँ बड़े मियाँ कहकर इज्जत बख्शते और सलाम करते। शाम के वक्त वे अपनी दुकान पर कैरम के जवाबी मैच करवाते। मोहल्ले की लड़कियों की जासूसी करना, लखन पान वाले के अड्डे पर खड़े रहना और नए लड़कों को पतंग के दांव पेच समझाना उनके अहम काम थे। उनकी पढ़ाई 9वीं क्लास से आगे नहीं बढ़ पाई, क्योंकि तभी प्रदेश भर में नकल विरोधी अध्यादेश जारी हो गया। नदीम और फ़हीम ने खत्री पाठशाला से 10वीं का फॉर्म भरा तो जरूर था, लेकिन ऐन इम्तिहान के दिन दोनों घर बैठ गए। माँ को समझा दिया कि बड़ा खराब कानून पास हुआ है इस बार। हॉल में बैठकर जो दाएं से बाएं देखा तो हथकड़ी पड़ जाएगी, जमानत भी नहीं होगी, सीधे हवालात। सईदा आपा घबरा गई। उन्होंने दोनों बेटों की बलाएं उतारी और कहा, चलो हमें कौन सी नौकरी करवानी है, हमारे चिराग सलामत रहें बस। सईदा की हार्दिक अभिलाषा थी कि नदीम का ब्याह हाफिज की बड़ी बेटी सना से हो जाए, लेकिन एक तो सना नदीम से 8 महीने बड़ी थी, दूसरे बीए के आखिरी साल में बैठने वाली थी। फिर तहमीना भी इस रिश्ते को नकार चुकी थी। उसका ख्याल था कि सना का रिश्ता किसी शाही खानदान में होगा। सना इस बार हमारे घर आई तो तिनतिना रही थी। उसने कहा, आंटी, नदीम भाई ने हमारे ऊपर फतवा जारी किया है कि हम खुले मुंह यूनिवर्सिटी नहीं जा सकती। उनके हिसाब से हमारा हिजाब पहनना जरूरी है। दूसरे जीन्स पहनने पर भी पाबंदी लगाई है। आप बताइए आंटी, आज के ज़माने में इन दकियानुसी हिदायतों का क्या मतलब है? मैंने अम्मी से कह दिया, जीन्स इतने मोटे कपड़े की होती है कि आराम से निकल जाते। सबसे बड़ी बात यह, पाबंदियां लगाने वाले नदीम भाई आखिर होते कौन हैं? तुम्हारे रिश्तेदार हैं और तुम्हारी अम्मी इस रिश्ते को निभाती भी हैं, तो फिर अम्मी पर लगाए ना पाबंदी। पापा ने हमें कभी नहीं रोका। पापा कहते हैं चाहे जो करो, बस पढ़ाई में अव्वल आओ। इन लड़कियों के पापा को कभी इतनी फुर्सत ना मिली कि उनकी शादी की फिक्र करें। उनका बहुत सा वक्त संसद के सत्रों में बंधा रहता, बाकी वक्त उन्होंने बेगम लखनपुर के हवाले कर दिया। सना और सुबूही और उनकी माँ तहमीना के अपने अपने तहखाने बनते चले गए। पहले मुहर्रम और चहल्लुम पर ये माँ बेटियाँ खाली वक्त में मरसिए और नौहों का रियाज किया करती थीं। इन्हीं के इमाम बाड़े से जुलूस उठा करता था। जुलूस अब भी उठता है, लेकिन अब वे स्टीरियो पर मरसिए का कैसेट लगाकर खुद अंदर वाले कमरे में इकट्ठी बैठकर पाकिस्तानी धारावाहिक देखती रहती हैं। हाफिज के आने पर तहमीना फिर 5 वक्त की नमाज पढ़ने लगती। हालांकि जानमाज कहाँ पढ़ा है यह ढूंढने में काफ़ी मशक्क़त पड़ती। अगर लड़कियों को यूनिवर्सिटी में देर हो जाती तो तहमीना घर आए शौहर को सफाई देती। आजकल दोनों बहनें लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई करती हैं। आप ही सोचिए, ऐसी मोटी मोटी किताबें कैसे तो उठा कर लाएं। हाफिज भाई के आने की खबर अक्सर पहले ही अखबारों में छप जाती थी। तरह तरह के फरियादी घर के चक्कर काटने लगते। फल, मेवा, मिठाई की डलियां पहुंचने लगती। लड़कियां अपने रंग बिरंगे कपड़े और जीन्स जैकेट सब उठाकर रख देती और एकदम दकियानुसी सलवार कमीज धारण कर लेती। तहमीना अपने बाल मेहंदी से रंग लेती। नसीबन और हाजरा तीनों ड्योड़ियों को रगड़ रगड़ कर पोंछा लगाती। 2 दिन की मेहनत में उनका मकान इंस्पेक्शन बंगलो जैसा संवर जाता। हम भी अपने कमरे के तख्त की चादर बदल लेते, बिखरे हुए एलपी समेट कर एक जगह चिन देते और स्टीरियो को झाड़ पोंछ कर चमका देते। कभी कभी हाफिज भाई राजेश को समझाते, अम्मा तुम अदीब हो, पत्रकार हो, यह सब तो ठीक है, पर तुम्हें थोड़ा प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। अफसाने लिखने से पेट नहीं भरता, तुम्हें कोई रोजगार करना चाहिए। कल को घर में बाल बच्चे होंगे तो खर्चे बढ़ेंगे, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। राजेश के अंदर अपनी आलोचना सुनने की बर्दाश्त बिल्कुल नहीं थी। वह पलट कर कहता, हाफिज भाई, आप पैसे को बहुत बड़ी ताकत समझते हैं और कामयाबी को दौलत। मैं कलम की ताकत को इस सब से ऊपर मानता हूँ। तुम्हारी उम्र में मेरे भी ऐसे ही ख्यालात थे, पर हालात ने मुझे काफ़ी सबक सिखाए। जब मैं सिर्फ खबर नवीसी करता था तो मेरी बच्चियां दूध को तरस जाती थीं। मैंने तभी तय कर लिया कि कामयाबी हासिल करके रहूँगा।
हाफिज हमें कामयाबी का कहरा सिखाते। राजेश तुनक कर कहता, कामयाबी और तसल्ली के बीच मैंने तसल्ली चुनी है। तसल्ली बड़ी तकलीफ देह होती है। आप पत्थर की तरह एक ही जगह में पड़े रह जाते हैं। बरखुरदार, अपनी पिटारी से बाहर निकल कर देखिए, दुनिया किस रफ्तार से आगे बढ़ रही है। ऐसे बहस वाले दिन हमें नागवार लगते। हाफिज अपने आप को बेहद कामयाब इंसान मानते। उनकी नसीहत पर तहमीना ने यह टोटका अपना रखा था कि जब भी वे घर आते वह तेल का भरा चौड़ा कटोरा उनके सामने पेश करती। वे तेल के कटोरे में झांक कर अपना चेहरा निहारते और आंखें बंद कर एक दुआ बुदबुदाते। उसके बाद कटोरे का तेल किसी फकीर को दे दिया जाता। अगर कभी हाफिज भाई को खांसी भी हो जाती तो उनकी बेटियां कहती, हमारे पापा को दूसरों की नज़र झट से लग जाती है। सना और सुबह ही लखनऊ आकर शीलाज ब्यूटी पार्लर में अपने बाल सेट करवाती। उनकी सलीके से तराशी गई भवें और रोम रहित रेशमी बाहें जता देती कि वे अपने रख रखाव पर काफ़ी धन और समय खर्च करती हैं। दो एक बार उनके शैक्षिक प्रमाण पत्र और अन्य कागजात सत्यापित होते समय मैंने देखा था कि पिता की मासिक आय के कॉलम में वे मात्र 1,000 रुपया लिखती। विधायक की यही निर्धारित आय होती होगी। इतनी आय में हाफिज 2 घरों और 2 बेटियों का खर्च कैसे उठा रहे थे, जबकि इतने पैसों में एक घर चलाना भी आसान नहीं था। ये और कुछ अन्य सवाल भी ऐसे थे जो हमेशा हवा में लटके रहते, ये पूछे नहीं जा सकते थे। इनमें लोगों के दिमागी मिर्च मसाले मिल जाने पर तरह तरह की अफवाहें पैदा होती थी। एक अफवाह थी कि लखनपुर खास की हवेली टूटने के वक्त वहाँ का शाही खजाना हाफिज के हाथ लग गया, उसी के जलवे नजर आते हैं। दूसरी अफवाह थी कि हाफिज की बेगम तहमीना की माँ ने अपने गाने बजाने की तमाम कमाई अशरफियों की शक्ल में अपनी दोनों बेटियों को बांट दी, उसी की बरकत दिखाई दे रही है। रानी मंडी की खासियत यह थी कि वहाँ हर मकान और परिवार के साथ कोई ना कोई पुराना किस्सा नथी था। यहाँ के बाशिंदे अपने बाप दादा की शान बान के किस्सों के सहारे अपनी मौजूदा बदहाली काट लेते थे। बहुतों को यहाँ नवाब कहकर पुकारा जाता, जबकि इस गली में कोई नवाब परचून की दुकान चलाता तो कोई चाय बिस्किट की। अच्छे भले हम यहाँ रह रहे थे कि एक दिन हमें खबर मिली कि हमारे मकान का मालिक बदल गया है। हमारे मौजूदा मकान मालिक ने यह मकान मय किराएदार अपने एक दत्तक पुत्र ओम प्रकाश के नाम कर दिया है। उन्होंने अपने बीवी बच्चों को उपेक्षित कर यह वसीयत कर डाली क्योंकि उनकी बीमारी में बीवी बच्चे उनके काम नहीं आए, जबकि ओम प्रकाश उन्हें हर पल हाजिर मिला। वसीयत के चंद महीनों बाद ही मकान मालिक की मौत हो गई। अगले ही हफ्ते ओम प्रकाश ने हमें मकान खाली करने का नोटिस दे डाला। अच्छा नहीं लगा। हमने तय कर लिया कि हम यहाँ नहीं रहेंगे। कुछ ही दिनों की दौड़ धूप से शहर की घिचपिच से हटकर एक बेहतर मकान हमें मिल गया। यह घर बड़ा और हवादार था। सामने पब्लिक पार्क था और पीछे गंगा का कछार। बाजार कुछ फासले पर था, पर फेरी वाले और ठेले वाले भी दिन भर गुजरते रहते। कुछ एक आदतें हमारी ऐसी थीं जो हमें पुराने घर की याद दिला देती। नए बाजार में मिलने वाले मसाले हमारे मुंह नहीं लग रहे थे। हमें अपने पुराने बाजार का गरम मसाला और पिसा जीरा याद आ जाता। कभी वहाँ के पापड़ और बड़ी की हुड़क उठती। हम तय करते एक दिन चौक बाजार जाकर यह सब लाया जाए। ऐसे ही एक दिन जब हम चौक में खरीदारी कर रहे थे, हमारा मन हुआ हाफिज भाई के यहाँ चला जाए। अपना पुराना घर देखने की भी ललक थी। राजेश बोले, आजकल संसद का सत्र नहीं है, हो सकता है हाफिज भाई आए हुए हों। मेरी मुख मुद्रा ताड़ कर उन्होंने जोड़ा, नहीं हुए तो बस दुआ सलाम कर खिसक लेंगे। हम बड़े चाव में अपने मोहल्ले की तरफ मुड़े। नुक्कड़ के पान वाले लखन के यहाँ ही हमें नवाब दिख गए। वे पान के गिलौरियाँ अपने डिब्बी में सजा रहे थे। आज कैसे रास्ता भूल पड़े, उन्होंने कहा। कई बार सोचा, आना ही नहीं होता। सब खैरियत तो है ना? मत पूछिए, आपका मकान तो बिजली घर वाले कबाड़ी ने खरीद लिया है। आजकल उसे पूरा गिरवा कर वहाँ मार्केट बनवा रहा है। हमारा जी धक से रह गया। पता नहीं क्यों हम सोच रहे थे कि वह वैसा का वैसा हमें मिलेगा, बस उसके छज्जे पर किसी और के कपड़े सूखते होंगे। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे खाली करते ही हमारे मकान मालिक के दत्तक पुत्र ने इसे हाथों हाथ बेच डाला। मन उखड़ गया। सोचा वापस चले जाएं, लेकिन नवाब हमें इसरार के साथ गली में ले आए। हाफिज भाई भी आए हुए हैं आजकल, उनसे तो मिलते जाइए।
जहाँ हमारा घर था वहाँ मशीनों से बहुत गहरा गड्ढा बनाया हुआ था। गली में चारों तरफ मलबा और गंदगी दिख रही थी। हाफिज भाई की ड्योढ़ी पर एक सुरक्षाकर्मी कार्बाइन लिए तैनात था। हम अंदर घुसने लगे ही थे कि उसने रोका, साथ का सामान अपने पास के रैक पर रखवाया, तब आगे बढ़ने का इशारा किया। अगली ड्योढ़ी में वही शेडो खड़ा मिला। उसने हमें पहचान कर नमस्ते की और कमरे के द्वार तक ले गया। हाफिज 3-4 आगंतुकों से घिरे हुए थे। दिन के वक्त भी कमरे में 3 ट्यूबलाइट जल रही थी। इतने रोशन कमरे में हाफिज भाई बुझे हुए से लग रहे थे। आइए भाभी, आइए राजेश भाई, कहकर उन्होंने इस्तकबाल तो किया, लेकिन उनके चेहरे पर कोई चमक नहीं आई। आगंतुकों से वे गर्दन की हरकत से बतियाते रहे। उनके चले जाने तक हमारा भी इरादा उठने का हो गया। मैंने कहा, मैं जरा अंदर जाकर बहन जी और बच्चों से मिल लूं। हाफिज ने जल्दबाजी में कहा, लड़कियां तो मुंबई चली गई हैं पढ़ाई करने, और बेगम सईदा आपा के यहाँ गई हैं। अरे सना सुबह दोनों चली गईं? कौन सा कोर्स पढ़ रही हैं वहाँ? हमें कहाँ याद रहता है, इतने मसले याद रखने पड़ते हैं। आप बताइए कैसे आना हुआ? हाफिज भाई ने थोड़ी अधीरता दिखाई। कुछ नहीं, बस यहाँ से गुजर रहे थे तो आपका ख्याल आ गया। बताइए साहब, 2 साल में आपको एक बार हमारा ध्यान नहीं आया और आज आप चले आ रहे हैं कि हमारा ख्याल आ गया। अब तक राजेश भी थोड़े खिंच गए। मैं भी हैरान हूँ कि मुझे कैसे ख्याल आया। हाफिज भाई ने अपनी कुर्सी से उठने की कोशिश की पर उठ नहीं पाए। उन्होंने आवाज़ लगाई, शैडो। शैडो ने अंदर आकर उन्हें खड़ा किया और उन्होंने शैडो से पूछा, और कोई फरियादी है बाहर? जी नहीं। शैडो की मौजूदगी में ही हाफिज ने हमसे कहा, कहिए क्या खिदमत करें आपकी? आपको अपना तबादला या तरक्की करवानी है तो कागज़ दे जाइए। बच्चे का दाखिला हो तो अगली बार मिलना मुनासिब होगा। और भी 2-1 केसेस हैं। राजेश का मूड पूरी तरह उखड़ चला। हमें अफसोस है कि हम अपने पुराने दोस्त से मिलने चले आए। आप तो कोटा, परमिट, तबादला, तरक्की के दलदल में फंस गए हैं। मियाँ देखना पड़ता है, हर तरफ देखना पड़ता है। हाफिज शैडो की तरफ मुखातिब हुए, हम आराम करने जा रहे हैं, कोई आए तो कहना हम घर पर नहीं हैं। खिन्न मन से हम बाहर आए। बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, जैसे शेर की चोट समझ आ गई थी। पुराने घर के खुदे हुए गड्ढे की तरफ जरा भी न देखकर हम गंदगी से बचते बचाते चलने लगे। धर्मशाला के सामने वाले घर से नवाब साहब की आवाज़ आई, हमारे गरीब खाने को भी रोशन करें भाईजान। हम ठिठक गए। नवाब बड़े इसरार से हमें अंदर ले गए। शरारा कुर्ती के ऊपर शोक सुर्ख दुपट्टा उड़े उनकी बेगम बारा ने हमें आदाब किया और चाय बनाने चली गई। नवाब साहब ने हमारी नस पर उंगली रख दी। एमपी साहब से मुलाकात हो गई? राजेश के मुंह से निकला, एमपी होकर क्या इंसान इंसान नहीं रहता? वे तो पहचान में ही नहीं आए। उनके ऊपर जलजला ही कुछ ऐसा आया है। आपको पता है राजेश भाई, उनकी दोनों बेटियां घर छोड़कर चली गईं। अब चौंकने की बारी हमारी थी। अरे कब, कैसे, कहाँ? सुबह ही का तो किसी से अफेयर था। मेरा इतना बोलना था कि राजेश ने मुझे घुड़का, तुम्हें बीच में जरूर बोलना है। नवाब साहब, बड़ी हैरानी की बात है, इतने पहरे के बीच से लड़कियां चली गईं। हाफिज भाई कह रहे थे वे पढ़ाई करने मुंबई गई हैं। और क्या कहें, उनकी इज्जत का तकाजा है कि चुप रहें। उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट तक नहीं लिखवाई। तभी 12 चाय की ट्रे लेकर आ गई। साथ में मेवे, मिठाई और नमकीन था। 12 ने कहा, सना तो संजीदा लगती थी, सुबह ही के रंग ढंग अजीब थे। मैंने तो एक बार तहमीना आपा से कहा भी था, पर वे उल्टे मुझ पर ही बिगड़ने लगी। हमारे यहाँ भी उसके फ़ोन आया करते थे। मैंने कहा, फ़ोन आने से कोई भाग नहीं जाता। राजेश ने टोका, उसकी अलग दास्तान होगी। नवाब साहब ने कहा, देखिए भाईजान, जब बाप घर से दूर रहे और माँ बावर्ची खाने में, तो बच्चों के भटकने में देर नहीं लगती। कई बार हमारे घर भी ये लड़कियाँ आती थीं। बेगम से कहती, आप कितनी खुशकिस्मत हैं कि बिना पर्दे आती जाती हैं। हमारे ऊपर तो बंदिशें ही बंदिशें हैं। लेकिन बंदिशें उन्होंने मानी कहाँ। सना का तो पता नहीं, पर सुबह ही जैसे ही मैंने इतना कहा, राजेश फिर बमक गए। तुम बीच में फतवे क्यों दे रही हो? क्या जानती हो तुम उनके बारे में? बाना ने कहा, आपा तो अपना ख्याल बता रही हैं बस। हम सब हैरान हुए। मुश्किल यह है कि हाफिज भाई इस हादसे की पूरी जिम्मेवारी आंटी पर डाल रहे हैं। एक तरह से बनती तो है,
आखिर बेटियां उन्हीं के पास रहती थीं। आंटी की तबीयत बड़ी खराब रहती थी। वे बेचारी रात को नींद की गोली लेकर सो जाती। उन्हें क्या पता बेटियां क्या कर रही हैं। क्या हो गया उन्हें? एंजाइटी न्यूरोसिस, बाना ने बताया। उन्हें हर वक्त दो फिक्र खाई जाती। पहली यह है कि उनके शौहर दूसरी शादी न कर लें, दूसरी यह है कि इन लड़कियों की शादी कैसे होगी। इतनी खूबसूरत और जहीन लड़कियों की शादी में क्या दिक्कत थी? आप नहीं जानते, हमारे सैयदों में पढ़े लिखे नई रोशनी वाले लड़के ढूंढना आसान नहीं है। ऊपर से हाफिज भाई की मसरूफियत, भाभी साहब को हर वक्त तनाव रहता है। मुंबई कोई इतनी दूर भी नहीं, वहां जाकर पता किया जा सकता है। सब किया राजेश भाई, पर कोई सुराग नहीं मिला। फिर मुंबई तो लड़कियों के मामले में मगरमच्छ है, बाना ने धीरे से कहा। यह भी पक्का नहीं पता कि सना और सुबुही मुंबई गई हैं या कहीं और। बड़े भारी मन से हम वहाँ से वापस आए। मेरे मन में रह रह कर यही सवाल टक्कर मारता रहा। हाफिज भाई अपने को क्या समझते होंगे, कामयाब या गैर कामयाब इंसान? तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मित्रों के साथ शेयर करें।